बेपनाह प्यार तुमसे भाग 14। सुबह जब दादी हॉल में ऋषभ को उदास बैठे देखी तो समझ गई कि अनु को लेकर परेशान है। वो उसके पास आकर बोली, ऋषभ जल्दी से मुझे पहले होटल पहुंचा दे। आज अनु की हल्दी और मेहंदी है, बहुत सारे काम हैं, सब इतनी जल्दी कैसे होगा पता नहीं। ऋषभ दादी से बोला, दादी क्या आप उसके बिना रह पाएंगी? मेरा मतलब आप तो हमेशा ही बीमार पड़ जाती है और जब तक अनुष्का नहीं आती है आपकी तबीयत में थोड़ा भी सुधार नहीं होता है। तो ऐसे में शादी के बाद वो आपके लिए अपने ससुराल से दौड़ दौड़ कर आ पाएगी क्या? आपको उसकी कमी महसूस नहीं होगी? क्या आप उसके बिना रह पाएंगी? उदास होते हुए दादी बोली, नहीं बेटा, मुझे उसकी बहुत याद आएगी, पर क्या करूँ, मैं उसे अपने पास कैसे रखूँ और किस रिश्ते से रखूँ? अब तू ही बता ना एक दिन तो उसे मुझे छोड़कर जाना ही था। बस यही सोचकर दिल पर पत्थर रख लूँगी और संतोष कर लूँगी। ऋषभ ये कहना चाह रहा था कि एक बार तो बोलिए दादी कि ऋषभ तू अनु से शादी कर ले, पर दादी उसकी बात समझ ही नहीं रही थी और वो दादी को अपनी बात समझा भी नहीं पा रहा था। वो बता नहीं पा रहा था कि वो अनु से प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है, उसे हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रखना चाहता है। दादी आप उसे क्यों नहीं रोक सकती है? फिर इतनी जल्दी शादी? मेरा मतलब शादी बाद में भी तो हो सकती है ना, अभी क्यों? दादी ऋषभ के चेहरे को गौर से देखी, फिर बोली, अब मैं समझी तू उसकी शादी से क्यों खुश नहीं है। तू इधर इतना उदास क्यों रहने लगा है? क्योंकि तू सच में नहीं चाहता है कि वो इस घर से जाए। ऋषभ को लगा अब दादी उसके दिल की सारी बात समझ गई और वो मुस्कुराते हुए दादी के दोनों हाथ पकड़ लिया। दादी बोली, अनु का 1 साल का बॉन्ड अभी बाकी है और तू चाहता है कि जब तक 1 साल पूरा ना हो जाए तब तक वो शादी न करे। तू कितना निष्ठुर हो गया है। क्या तू 1 साल का बॉन्ड माफ़ नहीं कर सकता? चल हट, मैं ड्राइवर के साथ ही चल जाती हूँ। वो ऋषभ को अपने हाथों से हटाते हुए बोली। ऋषभ दादी की बात सुनते ही बोला, दादी मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। अच्छा चलिए मैं आपको होटल लेकर चलता हूँ। पीछे से मीना बोली, मुझे भी होटल ले चल। तभी पापा बोले, मैं भी यहाँ क्या करूँगा, मैं भी अभी सभी के साथ चलता हूँ। सबको जाते देखकर घर का नौकर रामू बोला, भैया जी अनु दीदी के घर वालों को कुछ काम पड़ेगा, मुझे भी अपने साथ ले लीजिए, वैसे भी वो मुझसे बहुत प्यार करती है। ऋषभ मन ही मन बोला, सारे के सारे उसकी शादी में जाने को तैयार है, ये नहीं समझ रहे हैं कि वो मेरी मैयत पर जा रहे हैं। फिर वो सबको लेकर होटल पहुंच गया। रवि और उसके परिवार वाले पहले से ही वहीं थे। दादी को देखते ही अनु की माँ बोली, दादी जी आ गई, अब अनु को हल्दी के लिए हॉल में ले आओ। सब लड़कियां और अनु की छोटी बहन पिंकी अनु को अपने साथ लेकर आती है। वो पीले रंग की साड़ी पहने सिर झुकाए कुछ सोच रही थी। ऋषभ उसे ही देख रहा था। रवि भी पीले रंग के कुर्ते में अच्छा लग रहा था। मीना आंटी बोली, शगुन की हल्दी लेकर आओ लड़कियों, पहले अनु को लगानी है फिर रवि को। दादी गुस्साते हुए बोली, मीना अगर मैं न रहूं तो तुमसे कुछ काम नहीं होगा। शगुन की हल्दी पहले लड़के को लगाई जाती है, फिर वही हल्दी लड़की को। वो बोली, जी अम्मा जी। पिंकी हल्दी लेकर आ ही रही थी तो पीछे से कुछ बच्चों ने उसे धक्का दे दिया और सारा हल्दी ऋषभ पर गिर गया। सब लोग तरह तरह की बातें करने लगे। माँ ने बात संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं, गलती से ऐसा हो गया। जा ऋषभ, जाकर ये हल्दी साफ कर ले। पीछे से कुछ लोग आपस में बातें कर रहे थे, पर ये हल्दी तो रवि को लगाने वाली थी। अब क्या अनु को ऋषभ की हल्दी लगेगी? दादी बोली, अरे कोई बात नहीं, इन सब फालतू की बातों पर ध्यान मत दो, चलो सब अनु को हल्दी लगा दो। सब मिलकर अनु को हल्दी लगाने लगे। ऋषभ और अनु दोनों एक दूसरे को दर्द भरी निगाहों से देख रहे थे। रवि ऋषभ के पास आकर बोला, मेरे भाई कोई बात नहीं, ये तो शगुन है कि अब तुम्हारी भी शादी जल्दी हो जाएगी। ऋषभ अनु की तरफ देखते हुए धीरे से बोला, कैसे होगी? मेरी वाली को तो तू ले जा रहा है, जिसे पहली बार दिल से चाहा उसे तो तू ले जा रहा है। रवि पूछा, तुम कुछ बोल रहे हो क्या? ऋषभ सिर हिलाकर बोला, नहीं। ऋषभ अनु से बात करना चाह रहा था पर उसे मौका ही नहीं मिल पा रहा था। कभी उसके पास कोई आ जाता तो कभी कोई। हल्दी का प्रोग्राम चल रहा था। जब ऋषभ को हल्दी लगानी थी तो उसने रवि को ही हल्दी लगा दिया। अनु को लगाने के लिए कहा गया तो उसने एक चुटकी हल्दी लेकर उसके माथे पर लगा दिया और उसकी आंखें भर आई। वो अपना सिर झुकाकर वहां से निकल गया। अनु भी रोने लगी। हल्दी का प्रोग्राम खत्म हुआ। अनु अपने कमरे में जाने लगी तो ऋषभ उसे देखकर उसके पीछे पीछे आ गया। उसने अनु को कई बार रोकने के लिए आवाज़ें लगाई पर वो कुछ नहीं बोली और कमरे के अंदर जाकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर दी। ऋषभ दरवाजे के पास खड़ा होकर बोला, प्लीज़ अनु दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है।
प्लीज़ खोलो, वो बोली। प्लीज़ ऋषभ जी, बहुत देर हो गई है, अब आप यहाँ से जाइए। ऋषभ बोला, पहले तुम दरवाज़ा तो खोलो। अनुष्का, नहीं ऋषभ जी, और वो दरवाजे से सटकर रोने लगी। ऋषभ उसे कुछ नहीं बोल पाया। थोड़ी देर बाद वो वहाँ से वापस चला गया। शाम में मेहंदी का फंक्शन होने वाला था। नीचे हॉल में मेहंदी की रस्म की तैयारी शुरू हो गई थी। चारों तरफ मेहंदी सॉन्ग्स बज रहे थे। सभी नाच गाने का प्रोग्राम कर रहे थे। अनु हरे रंग की जोड़े में तैयार थी और कुछ सोचते हुए वो हॉल की तरफ आ रही थी। तभी ऋषभ की नज़र उस पर पड़ी। वो तुरंत उसके पास आकर बोला, अच्छी लग रही हो। अनु ऋषभ को देखकर अपना सर झुका ली। फिर ऋषभ उससे व्यंग्यात्मक तरीके से पूछा, खुश तो हो ना इस शादी से? वो बोली, क्यों, आप खुश नहीं हैं? आपको तो ज़्यादा खुशी हुई होगी ना। फिर बार बार आप मेरे सामने आकर क्या पूछ रहे हैं? वो हंसते हुए बोली, इतने स्मार्ट और रईस आदमी से मेरी शादी हो रही है। अब मैं भी 2 कौड़ी से हाई सोसाइटी की बन गई। उसे देखकर वो बोला, इसके लिए मैं तुमसे कितनी बार सॉरी बोल चुका हूँ, फिर भी तुम। तभी वहाँ रवि आता है। ऋषभ उसे देखकर चुप हो जाता है। रवि अपना दाहिना हाथ अनु की तरफ बढ़ाता है और कहता है, आज तुम बला की खूबसूरत लग रही हो। सोच रहा हूँ मैं आज ही शादी कर लूँ, कल तक अगर तुम्हारा मन बदल गया तो। वो कुछ नहीं बोली। रवि उसका हाथ पकड़कर हॉल में ले जाकर बैठा दिया। मेहंदी वाली मेहंदी लगाना शुरू कर दी। मेहंदी वाली मेहंदी लगाते लगाते पूछी, लड़के का क्या नाम लिखूं? मुस्कुराते हुए रवि बोला, रवि का आर लिखिए। सब उसकी बातों पर हंस पड़े। अनु के आंखों में आंसू भर आया। रवि उसे देखकर मन ही मन बोला, मत रो पगली, ये तो तेरे ऋषभ का आर है। रोना तो मुझे चाहिए, क्योंकि मैं अपना प्यार किसी और को सौंप रहा हूँ। अनु सोची कि मैं शादी से पहले ही जहर खा लूँगी, पर मैं किसी और की नहीं हो पाऊँगी। वो ये सोचकर रो रही थी कि रमेश आकर बोला, रवि जी, सर बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स कर रहे हैं, उन्हें रोकिए। वो दोपहर से ही बहुत पिए जा रहे हैं। उन्हें रोकने के चक्कर में हमें भी और उन्हें भी बहुत चोट आई है। उनके हाथों से बहुत खून भी निकल रहा है, पर वो हमारी बात नहीं मान रहे हैं। इतना सुनते ही अनु सब छोड़ छाड़ कर बीच हॉल में सबके सामने से दौड़कर ऋषभ के पास चली गई। वो नशे की हालत में ज़मीन पर गिरा हुआ था। उसके हाथों से खून निकल रहा था और वो दौड़कर उसके पास जाकर उसका सिर उठाकर अपने गोद में रख लेती है। वो ऋषभ के बालों को सहलाते हुए बोली, ये क्या हाल बना लिया है आपने? क्यों ऐसा कर रहे हैं आप? मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। क्यों मुझे चैन से जीने नहीं दे रहे आप? धीरे धीरे ऋषभ आंखें खोलता है। वो हल्का सा उठते हुए बोला, तुम आ गई। आज भी तुम्हें मेरी तकलीफ़ से फ़र्क पड़ता है? मुझे दर्द में देखकर पागलों की तरह दौड़ी चली आई। तो क्यों कर रही हो शादी? वो अपना हाथ उसके सिर से हटाते हुए बोली, पहले आप बताइए, आपने इतनी शराब क्यों पी है? आप तो पहले ऐसा कभी नहीं करते थे। आपके हाथ से भी खून निकल रहा है। क्यों कर रहे हैं ये सब? ऋषभ झुंझलाते हुए बोला, तो क्या करूं मैं? सब तुम्हारी शादी उस रवि से करवा रहे हैं। मैं तुम्हें किसी और का होते नहीं देख पा रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझे पहले पता नहीं था प्यार क्या होता है, पर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगा। तुम मेरी ज़रूरत बन गई हो। मैं तुम्हें कभी बता नहीं पाया, पर मैंने तुम्हें इसी होटल में जब पहली बार काली और गोल्डन बेल्ट वाली साड़ी में देखा था, तभी तुम मेरी ज़िंदगी बन गई थी। मैं तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर बनाना चाह रहा था, पर मेरा तरीका गलत था। तुम्हारा फ़र्ज और स्वाभिमान और मेरा गुरूर और अभिमान दोनों सामने आ जाता था। पर अब मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता हूँ। अनु बोली, अब बहुत देर हो चुकी है ऋषभ जी। ऋषभ बोला, कुछ देर नहीं हुई है। वो उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़कर बोला, तुम बस राजी हो जाओ और फिर मैं दादी को मना लूँगा। मुझे मालूम है वो हमारे शादी से कभी इनकार नहीं करेगी। अनु तुरंत बोली, नहीं ऋषभ जी, अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या तुम किसी और की हो जाओगी? तुम मुझे भूल पाओगी? वो रोते रोते बोली, नहीं ऋषभ जी, मैं तो पहले से ही सोच चुकी हूँ कि शादी के दिन ही मैं जहर खा लूँगी, पर यह शादी नहीं करूँगी। ऋषभ उठा और उसे गले से लगा लिया और बोला, नहीं पगली, ऐसा काम भी मत करना, ऐसा बोलना भी मत दोबारा। वो रोते रोते बोली, मैं आपके सिवा किसी और के बारे में तो कभी सोच भी नहीं सकती। मैं आपसे और सिर्फ आपसे प्यार करती हूँ। अगर आप ही नहीं मिले तो मैं जी कर क्या करूँगी? ऐसा मत बोलो। मैं सबसे बात करूँगा, उन्हें बताऊँगा कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। सब हमारी बात ज़रूर समझ पाएंगे। तभी तेज़ लाइट जलती है। चूँकि वहाँ हॉल में बहुत हल्की लाइट जल रही थी और इन दोनों को पता ही नहीं था कि इनकी सारी बातें सब सुन रहे हैं। सब ने ज़ोर से ताली बजाई। दोनों हड़बड़ाकर उठ गए और एक दूसरे से अलग हो गए। दादी दोनों के पास आई और बोली,
मैं तो पहले से ही जानती थी कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर एक दूसरे को बता नहीं रहे हो, तभी हम लोगों को इतना बड़ा नाटक करना पड़ा। रवि अनु के पास आया और बोला, जब उस दिन आप मुझसे बोली कि आप किसी और की हो चुकी है, पर आपको मालूम नहीं कि वो आपको चाहता है या नहीं, फिर आपने मेरे पूछने पर कहा कि मैं उसे शायद जानता हूँ, तभी मैं समझ गया और ये सारी बात दादी को बता दी। बस सब आप दोनों को मिलवाने के लिए तैयार हो गए। राकेश अंकल अनु के पास आकर उसके सिर पर हाथ रखते हुए बोले, बेटा हम तीनों तो तुम्हें अपनी बहू पहले से ही मान चुके थे, बस इस अकरू के कारण चुप थे। वो ऋषभ को बोले, अभी भी परिवार वालों से इसका हाथ मांगेगा या दूसरे दूल्हे को बुलाओ। वो हंसते हुए अपने पापा के गले लग गया। रवि की आंखों में आंसू आ गए। अनु हाथ जोड़कर कही, आज आपने अपने दोस्त होने का फर्ज निभा दिया, हम दोनों आपका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। रवि बोला, इतने प्यार से बोलोगी तो मैं अपना इरादा अभी बदल दूंगा। सब दोबारा से हंसने लगे। रवि बोला, जानती हो अनु, आज मुझे तुम्हारा वो गाना बहुत याद आ रहा है कि मेरे नसीब में तू है कि नहीं, तेरे नसीब में मैं हूँ कि नहीं। ये हम क्या जाने, ये वही जाने जिसने लिखा है सबका नसीब। शायद तुम मेरे नसीब में नहीं थी। दादी बोली, अब चलो भी शादी की तैयारी करनी है, कल ही इन दोनों तोता मैना की शादी करवा देते हैं, फिर तो अनु हमारे घर की बहू बन जाएगी। अनु रवि से बोली, कल शादी में आप अपने लिए एक अच्छी सी लड़की खोज लीजिएगा, हम लोग आपकी भी शादी करवा देंगे। रवि इधर उधर देखते हुए बोला, शायद मैं कल आपकी शादी में नहीं आ पाऊंगा। वो आश्चर्य से पूछी, क्यों भला? रवि, बस यूं ही, बस इतना समझ लीजिए कि दिल के जख्म को भरने में थोड़ा वक्त लगेगा। अनुष्का, मतलब? वो रवि की आंखों में देखकर डर गई। रवि वहां से चला गया। वो उसे जाते हुए देखती रही। मुझे ऐसा लगा जैसे नाटक करते करते ये सच में मुझसे प्यार करने लगे हैं। रवि की आंखों में आंसू आ गया। वो पीछे मुड़कर बोला, तुम सही सोच रही हो, नाटक करते करते मैं सच में तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस जन्म में तो मैं तुम्हें नहीं पा सका, पर अगले जन्म में मैं तुम्हें ऊपर वाले से लिखवा कर लाऊंगा। अगर मेरे नसीब में अगले जन्म में भी नहीं होगी तो मैं तुम्हें सबसे छीन लूँगा, ये मेरा वादा है खुद से। पर इस जन्म में मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अक्सर प्यार कुर्बानी मांगती है और मैंने तुमसे प्यार किया, इसीलिए मैं तुम्हारी खुशी के लिए अपनी प्यार की कुर्बानी दे रहा हूँ। तुम हमेशा खुश रहो, बस यही दुआ करता हूँ। पर हाँ, सिर्फ इस जन्म के लिए, अगले जन्म में तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी ही होना होगा। गुड बाय। सभी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। अनु और ऋषभ को तो मानो पूरे जहाँ की खुशियाँ मिल चुकी थी। उन्हें तो लास्ट तक यही लग रहा था कि वो कभी एक नहीं हो पाएंगे। तभी तो अनुष्का पहले ही सोच ली थी कि वो शादी के दिन ही जहर खाकर अपनी जान ले लेगी, पर किसी और से शादी नहीं करेगी। थोड़ी देर बाद दादी बोली, चल ऋषभ, अब हम लोग अपने घर चलते हैं। ऋषभ बोला, पर दादी शादी तो यहीं होगी ना? आश्चर्य से ऋषभ पूछा। राजेश जी, हाँ भाई, पर बारात लेकर तो तू अपने घर से ही आएगा ना, तो आने के लिए पहले जाना पड़ता है। ऋषभ के पापा राजेश जी हंसते हुए बोले। उनकी बातों पर सभी जोर से हंस पड़े। अनुष्का भी थोड़ा शर्मा गई और अपनी नज़रें नीचे झुका ली। ऋषभ, ठीक है तो अनुष्का चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर तक ड्रॉप कर देता हूँ। ऋषभ नॉर्मली ही बोला तो दादी बोली, ये कहाँ जाएगी, ये लोग यहीं रहेंगे, जाना सिर्फ लड़के वालों को है। दादी बोल पड़ी, चल चल, अब आधी रात बीत चुकी है, फिर सुबह से ही सारी रस्में शुरू हो जाएगी। बोलते हुए ऋषभ की दादी ऋषभ का हाथ पकड़कर होटल से निकल गई। धीरे धीरे सभी होटल से चले गए और अपने अपने घर जाकर सो गए कि सुबह से फिर दौड़ धूप शुरू हो जाएगी। पर सच पूछिए तो आज की रात ना तो ऋषभ की आंखों में नींद थी और ना ही अनुष्का की। ये दोनों सारी रात फोन पर बातें कर रहे थे और बातों ही बातों में रात निकल गई और सुबह की तेज रोशनी प्रकाश की किरणें बिखरती हुई धरती को प्रफुल्लित कर उठी। सुबह होते ही चारों तरफ दौड़ धूप शुरू हो गई और फिर वो समय भी आ गया जिसका सभी को बेसब्री से इंतजार था। ऋषभ के परिवार वाले बारात लेकर होटल पहुंच ही गए। ऋषभ बार बार रवि को कॉल लगा रहा था पर स्विच ऑफ ही बता रहा था। ऋषभ, ये रवि कहाँ रह गया और उसका मोबाइल ऑफ क्यों है? ऋषभ पूछा तो रवि के पापा ने अनमने ढंग से कहा, वो उसे कुछ इमरजेंसी हो गया था तो वो कल रात की फ्लाइट से ही निकल गया। ऋषभ, पर यूँ अचानक? सभी हैरान थे। रवि के पापा बोले, हाँ, मुझे भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया उसने, बस बोला पहुंचकर कॉल करूंगा, पर अभी तक कोई कॉल नहीं आया। हो सकता है वाकई में कोई इमरजेंसी हो, वरना वो इतनी जल्दीबाजी में यूँ नहीं जाता।
पर ये सब छोड़िए, आज तो ऋषभ और अनुष्का का दिन है, क्यों ना हम उनके बारे में ही बातें करें। तो क्यों न बारातियों संग नागिन डांस हो जाए। फिर क्या मस्त सभी डांस करने लगे। दादी भी बीच बीच में कार से उतरकर अपने पोते ऋषभ की बलाइयाँ लेकर उसके ऊपर से 7 बार रुपयों की गड्डियाँ घुमाकर बैंड बाजे वालों को दे रही थी। देखते ही देखते शादी की सारी रस्में शुरू हो गई। अनुष्का के दोनों भाइयों को इस शादी में नहीं बुलाया गया था, क्योंकि ये शादी ही एक दिन पहले तय हुई थी। पर ऋषभ अनुष्का से वादा किया था कि शादी के बाद बहुत जल्द वो दोनों उनसे मिलने विदेश चलेंगे। जयमाला से लेकर कन्यादान तक के सभी रस्में पूरी हो गई। अब सिंदूरदान और 7 फेरों की रस्म हो रही थी। अनुष्का, मैं हर जन्म में जीवन साथी के रूप में आपको ही चाहूँगी। 7 जन्म के वचन मैं निभाऊंगी। कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपके मान सम्मान इज्जत पर कोई आँच आए। अनुष्का ऋषभ को वचन देती है और ऋषभ भी अनुष्का को यही वचन देता है कि सुख हो या दुख, अच्छा हो या बुरा, मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूँगा। कभी कोई ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। तुम हजारों जन्म तक मेरी ही अर्धांगिनी रहोगी। और देखते ही देखते ऋषभ अनुष्का को सिंदूर लगाकर मंगलसूत्र भी पहना दिया। खुशी से दादी की आंखें भर आई। सभी ने इन्हें खूब बधाइयाँ दी। इन दोनों की मंगल जीवन की कामना करते हुए फिर अनुष्का की विदाई के बाद गृह प्रवेश हुआ। गृह प्रवेश के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले गए। ऋषभ भी अनुष्का के साथ अपने कमरे की बालकनी में हाथों में हाथ लिए सोफे पर बैठा आसमान की हजारों सितारों को देख रहा था। ऋषभ बोला, अनुष्का, तुम्हें नहीं लग रहा आज ये सितारे कुछ ज़्यादा ही चमक रहे हैं, मानो ये भी हमारे एक होने से खुश हो रहे हो। तभी एक तारा टूटा और अनुष्का जोर से बोल पड़ी, ऋषभ जी, वो देखिए एक टूटता हुआ तारा। जल्दी से अपनी आंखें बंद कीजिए और कोई विश मांग लीजिए। कहते हैं टूटते तारे से जो मांगो वो मिल जाती है। और अनुष्का अपनी आंखें बंद करके जीवन भर ऋषभ जी का साथ मांगने लगी। जब वो अपनी आंखें खोली तो ऋषभ उसे ही देख रहा था। अनुष्का बोली, क्या आपने कोई विश नहीं मांगी? इतना अच्छा मौका गवा दिया आपने। ऋषभ जी, आप कब मेरी बातें मानेंगे? ऋषभ ने प्यार भरी नज़रों से उसकी ओर देखते हुए अपनी दोनों हाथों से उसका चेहरा पकड़कर बोला, मुझे जो चाहिए वो मुझे मिल चुका है, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फिर ऋषभ ने अनुष्का को अपने सीने से लगा लिया। वो दोनों अपनी आने वाले जीवन के बारे में कुछ प्लान ही कर रहे थे कि तभी दूर से एम्बुलेंस की हॉर्न की आवाज़ तेज़ी से सुनाई देने लगी। वो आवाज़ मानो धीरे धीरे और तेज़ होती जा रही थी। फिर अचानक राठौर विला के पास वो आवाज़ तेज़ हो गई। दोनों आश्चर्य से उठकर खड़े हो गए। ऋषभ, ये आवाज़ तो हमारे घर के पास से आ रही है। दोनों बालकनी से झांक के तो आश्चर्यचकित रह गए। एम्बुलेंस के साथ साथ पुलिस वैन भी नीचे खड़ी थी। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताएं और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।